कल हम लोगों के बीच चर्चा का विषय था कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, और इन शब्दों से एकदम प्रतिध्वनित है कि जो मामले इस धारा में लिख दिए गए उनमें जमानत ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय इनकार नहीं कर सकता, ली जाएगी। ये विधायी निर्देश और विधायन के क्षेत्रों में विधायी का सर्वोच्च है, आप उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। अपनी अपनी क्षेत्रों में सभी संप्रभु हैं और सभी संप्रभु राज्य की जो संप्रभु शक्ति है उसका उपयोग करता है। तो विधान के क्षेत्रों में ये संप्रभु शक्ति जो राज्य की है उसका उपयोग कौन करता है? विधायी का। तो उसने कहा किन मामलों में जमानत ली जाएगी, वो मामले जिनमें जमानत ली ही जाएगी उनकी चर्चा 478 में हुई है। और 478 पहले कौन सी थी? 436। इसका मतलब ली जाएगी। और कल भी हमने कहा कि आप इस विषय पर कंफ्यूज रहते हैं और आपसे जब भी पूछा जाता है तो आप जो उत्तर देते हैं वो उत्तर क्या होता है कि बेलेबल ऑफेंस में जमानत 436 में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में 437 में। ये सत्य है किंतु अर्ध सत्य है, क्योंकि 436 जो अब 478 है वो कहती किन मामलों में है। उसने बहुवचन का उपयोग किया है। आगे सेक्शन न भी पढ़े तो यहीं से तय हो जाता है कि 436 या 478 में जो कुछ लिखा है वो किसी एक मामले को लागू नहीं हो सकता। उसकी शब्दावली अनेक मामलों को लागू होने के लिए अभिप्रेत है। वो कहती किन मामलों में, और हम बार बार इसीलिए आपसे कहते हैं कि बेयर यूं पढ़िए जैसे कोई गर्म चीज पी जाती है। एक साथ अगर आपने पढ़े तो बेयर तो वैसे ही बड़ा सूक्ष्म है, उसमें बड़ा संक्षिप्त ब्रेविटी के साथ चीजों को लिखा गया है। और अगर आपने उसे सम्यक ध्यान दिए बिना पढ़ने की कोशिश की तो बेयर के शब्द अपने अर्थ को खो देंगे, अपने अर्थ को खो देंगे। मीनिंग जब तुम्हारे लिए वो अर्थ खो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, तुम सोते रहो और सूरज निकला रहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सूरज नहीं निकला। तो बेयर में क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए तो बेयर में वो नहीं ही लिखा जो तुम नहीं पढ़ सके। उतना पढ़ने का कारण यह था कि आपने सम्यक ध्यान दिए बिना बेयर को पढ़ा। वो कहता है किन मामलों में जमानत ली जाएगी। इससे सीधा मतलब निकल आता है कि कोई एक मामला 436 में जमानत देने योग्य घोषित किया गया हो विधायिका के द्वारा, ऐसा नहीं है। और चूंकि प्रारूपण की जो कला है कानूनों के, वो संक्षिप्तता इसकी भी मांग करती है। वो कहते हैं कि संक्षिप्तता होनी चाहिए और संपूर्णता यह भी होनी चाहिए। संपूर्णता और संक्षिप्तता दोनों चीजें ये आपका बेयर की भाषा में होनी चाहिए। यही प्रारूपण की विधि ये मांग करती है। तो आगे वो जिन शब्दों में लिखते हैं कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, कहता है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, ये शब्द अपने आप में बहुत सारे लोगों को इस धारा के अंतर्गत जमानत का हकदार बना देता है। अजमानती अपराध का अभियुक्त नहीं है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, वो कुछ और है, अजमानती अपराध का अभियुक्त नहीं है।
और अभी अभी मेरे दिमाग में बस आया है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी जो विधियां हैं उनमें तो व्यक्ति को जमानत का हक होता ही नहीं। ठीक है, ये बात ठीक है। अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न इस श्रेणी में उस व्यक्ति के होते हुए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी विधियों में चूंकि अभियुक्त रूप से लिखा रहता है कि वहां जमानत का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो चूंकि वे विधियां अलग हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सर्च लाइट केस, कहां पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जब संसदीय विशेषाधिकार हम लोग पढ़ा रहे थे, तो सर्च लाइट एक न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर के संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया था विधायिका के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए, और उसे 4 दिनों तक लखनऊ के अंदर एक होटल में रखा था। हैबियस कॉर्पस पड़ी थी और हैबियस कॉर्पस में उसने अपने अनुच्छेद 22 के उल्लंघन का दावा किया था, क्योंकि उसने कहा था कि इन्होंने मैं मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया, जबकि यह हमारा फंडामेंटल राइट था। और अनुच्छेद 22 केवल उपलब्ध नहीं किसे, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉज के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ। ठीक है, और इन्होंने मेरे अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया और हैबियस कॉर्पस जारी हुई थी, और यह कहा गया था कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करिए। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना तो स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि कानून में कोई भी काम, कानून तो छोड़ो, जो सामान्य जीवन है उसमें कोई भी काम करने के लिए थोड़ा ही होता है। कोई भी काम इसलिए थोड़ा किया जाता है कि वो काम किया जाना है, और जब इस ढंग से कोई काम किया जाता है कि वो बस किया ही जाना है, तो उसे काम का करना नहीं कहते, उसे बेगार टालना कहा जाता है। आपसे कहा गया दरवाजा बंद कर दीजिए, तो आपने दरवाजे को आधा खुला और आधा बंद कर दिया, तो दरवाजा नहीं बंद किया। यद्यपि दरवाजा बंद किया है, क्योंकि हमने इसमें यह नहीं बताया कि किस सीमा तक दरवाजा बंद कर दीजिए। तो आप ये दावा कर सकते हैं कि हमने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य है बात का, जो संदर्भ है बात का, उसमें यह नहीं माना जा सकता कि मेरा कहने का आशय यह रहा होगा कि आधा दरवाजा बंद कर दीजिए। तो अगर अनुच्छेद 22 मूल अधिकार के तौर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाने का हक देता है, तो फॉर व्हाट, किस लिए? यदि वो व्यक्ति गलत गिरफ्तार है तो उसे छोड़े जाने का आदेश यही देने के लिए, और उसे वो गलत गिरफ्तार है या सही गिरफ्तार है, अगर किसी और को यह निर्धारित करने का हक है। जो संसदीय विशेषाधिकारों के मामले में तो मजिस्ट्रेट की कोई अधिकारिता है ही नहीं। गलत या सही, इसका फैसला तो संसद या विधानमंडल ये करेंगे। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का जो औचित्य है वो आखिर क्या हो सकता है? बेल के सिवा, जमानत के सिवा मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति को जो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की श्रेणी में है, इसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का आखिर क्या औचित्य हो सकता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत? इस समय हम सिंपल अनुच्छेद 22 की बात कर रहे हैं। तो अगर सर्चलाइट केस में उन्होंने अनुच्छेद 22 का उल्लंघन माना और वो व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया गया होता, तो मजिस्ट्रेट को तो कम से कम अनुच्छेद 142 की कोई ताकत नहीं है, मजिस्ट्रेट को 482 की भी कोई ताकत नहीं है, मजिस्ट्रेट को 226 की भी कोई ताकत नहीं है, मजिस्ट्रेट को अनुच्छेद 32 की भी कोई ताकत नहीं है। तो मजिस्ट्रेट अगर बेल देता
ठीक है, तो किस धारा में देता है? यद्यपि हम कंफर्म नहीं है क्योंकि ये प्रश्न वहां गया नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चूंकि यह व्यक्ति अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की श्रेणी में है, इसलिए 436 या 478 के अंतर्गत बेल का मांगा जाना यह गैर कानूनी नहीं होता। और बीइंग एडवोकेट, अगर हम उसके वकील होते तो हम इसी धारा में बेल मांगते भी। और कोई भी वकील पहली बार कोई बात शुरू करता है, फिर उसे मान्यता मिलती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, ठीक है ना। पहली बार तो बात ऐसे ही शुरू होती है। तो हमें यह लगता है कि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति इससे भिन्न व्यक्ति, इस श्रेणी में, यह श्रेणी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति इससे भिन्न, इसका मतलब या तो जमानती अपराध का अभियुक्त है, क्योंकि अपराधों की दो ही कैटेगरी, या तो अजमानती या जमानती। अपराधों की कोई तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। अगर इसने अपराध किया है तो अजमानती अपराध नहीं किया है, तब हम इस सेक्शन में बेल मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने जमानती किया है, और हमने कल भी चर्चा की कि जमानती और अपराध और अजमानती अपराध, इनके बारे में जब हम फर्स्ट शेड्यूल की व्यवस्था सीआरपीसी या बीएनएसएस की अध्ययन करते हैं तो एक बात बड़ी क्लियर दिखाई देती है कि अजमानती और जमानती अपराध का जो विभाजन है वो किन्हीं भी आधारों पर हो, लेकिन एक आधार तो उसमें है ही है, अपराधों की गंभीरता। दंड के दृष्टिकोण से और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिकोण से। तो अगर व्यक्ति ने अपराध किया किंतु ऐसा जिसे विधायिका ने जमानती के तौर पर कैटेगराइज करना उचित समझा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यक्ति को अधिकार के नाते इन शब्दों के प्रभाव से कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, जमानत मिलनी ही चाहिए। और दूसरी स्थिति हो सकती कि वो व्यक्ति जमानत मांग रहा है जो अपराध का अभियुक्त है ही नहीं, न जमानती और न ही किसी अन्य अपराध का, तो ये तो और भी इनोसेंट हो गया, ठीक। अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, अगर वो जमानती अपराध का है तो चलिए कुछ तो किसी हद तक तो वो थोड़ा गड़बड़ आदमी है, भले ही निर्दोष हो, कम से कम इतनी किस्मत तो उसकी खराब है कि उसके खिलाफ जमानती अपराध लिखा हुआ है। और वो व्यक्ति जो गिरफ्तार है किंतु अजमानती या जमानती किसी भी अपराध का अभियुक्त तो नहीं है, तो उसके साथ अगर ऐसा कठोर व्यवहार किया जाएगा कि उसे जमानत ही न मिले जब तक कि उसके कृत्य की लीगलिटी, उसके कृत्य की वैधानिकता ये तय न हो जाए, तो ये तो प्रक्रिया की दृष्टि से, ये तो प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ब्लंडर है। ऐसी प्रक्रिया को तो निरंकुश, यह भी कहना उचित नहीं होगा, बल्कि यह कहना उचित होगा कि यह प्रक्रिया ही नहीं है, यह तो मनमानी है। आप अपराध के अभियुक्त, भले ही वो जमानती अपराध का है, उसे अधिकार के नाते बेल दे रहे हैं, और वो व्यक्ति जो गिरफ्तार है, कारावासित है, किंतु अपराध का अभियुक्त नहीं है, फिर उसकी गलती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस जमानती अपराध के अभियुक्त से तो छोटी है ही, तो इसे तो जमानत मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आपने जिस कारण से उसे कारावासित किया है वो कारण विद्यमान है या नहीं, इसका फैसला अभी होना है। आपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट थे,
आपके समक्ष जांच की कार्यवाही चल रही थी, अंतर्गत धारा 116 सीआरपीसी, बीएनएसएस अपने आप धाराएं आप प्रतिस्थापित कर लेंगे। आपने इंटरिम बॉन्ड मांगा उससे, नहीं दिया उसने, ठीक है। ये आदमी डिसओबेइंग नेचर का हो सकता है, नहीं मानता वो, ठीक है। हो सकता है अंतिम रूप से आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसके कार्यों से शांति भंग का कोई खतरा नहीं है, और चलो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि है, तो भी ये आपकी आशंका ही तो है, अभी किया तो उसने कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग छोड़ो हम ही है, हमसे आप बात करो पहली नजर में बेहद बदतमीज नजर आते हैं, ठीक है। पहली नजर में हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या यह है कि हम बदतमीज हैं, ठीक है। ये तो आगे व्यवहार करने पर जानकारी होगी। तो ये व्यक्ति ऐसा ही हो सकता है, इसके कार्यों से आपको लग रहा है शांति भंग का खतरा है, इनफैक्ट कुछ ना हो, और आपने इंटरिम बॉन्ड मांगा, उसने नहीं दिया, आपने उसे कारावासित कर दिया। वो अगर बेल मांग रहा है तो हालांकि ठीक है, इस व्यक्ति को आगे इसी सेक्शन में लिखा है कि 116(3) पर इस सेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है कि 116(3) के अंतर्गत अगर इंटरिम बॉन्ड मांगा गया है तो इस धारा का उस धारा के अधीन जो कार्यवाहियां चलेंगी उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम केवल बात को समझाने के लिए उस स्थिति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 116(3) को तो स्पेसिफिकली इस एम्बिट से बाहर कर दिया, और 446 से, ठीक है, सीआरपीसी की, उनको तो स्पेसिफिकली यहां मेंशन कर दिया। लेकिन फिर भी चलिए इसे छोड़ दीजिए, 125 पे आ जाइए। उसने भरण पोषण की धनराशि नहीं दी, ठीक, तो भरण पोषण की धनराशि तो आप जुर्मानों की तरह वसूल सकते हैं, आप वसूल लीजिए। आपने उसे जेल भेज दिया, बेल मांग रहा है वो, अच्छा चलिए आपका उद्देश्य क्या है? उससे पैसा वसूलना, जब बाहर निकलेगा तभी तो व्यवस्था करेगा। आप बेल क्यों नहीं देंगे, ठीक है, जबकि आप जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को भी बेल दे रहे हैं। तो इसलिए इस सेक्शन में जो शब्द प्रयोग है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, और उन मामलों को एक के बाद एक वर्णित करने के स्थान पर एक ऐसा शब्द प्रयोग किया गया कि सारे व्यक्ति इस शब्द के भीतर आ सकते हैं, और अपराध सिर्फ दो ही हैं। तो जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को भी यहां बेल मिलेगी, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को यहां बेल मिलेगी जो अजमानती अपराध का अभियुक्त नहीं है किंतु अभिरक्षा में है, सिवाय जिससे 116(3) में अंतरिम बंधपत्र मांगा गया है और उसने अंतरिम बंधपत्र देने से इनकार किया है, इसलिए वो जेल में है। शेष सारे व्यक्तियों को यहां जमानत दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने अंतिम रूप से, अगर आपसे प्रतिभूति मांग ली गई और आपने देने से इनकार कर दी, तो सदाचार के लिए अगर मांगी गई तो कठोर कारावास, ठीक है, दंड के रूप में। अगर शांति के लिए मांगी गई तो ठीक है, 7 दिन का, कितने का, सादा कारावास। ये कहां मिलता था? 123 सीआरपीसी, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको मिल सकता, तो वो दंड है, ठीक है। इस बीच आप अगर जमानत मांग रहे हैं तो आपको जमानत, आप इसीलिए मांग रहे हैं, चलिए हम दे देंगे, ठीक है, तो हम बाहर निकलेंगे तभी तो देंगे, तो जमानत दी जाएगी। यहां अधिकार के रूप में जमानत मांगी जा सकती है और जमानत दी जा सकती है। और कल
जो बात आई थी, जहां पर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जब हमने कहा था किस न्यायालय से 436 के अंतर्गत जमानत मांगी जा सकती, तो कल जो गड़बड़ हुई थी वो ये हुई थी कि हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न जो व्यक्ति होंगे वे सारे के सारे विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विभिन्न कारणों से उपस्थित किए जाएंगे। जैसे कोई साक्षी है, अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होकर उस न्यायालय के समक्ष पहुंच गया जिसने वारंट जारी किया, और वारंट प्रत्येक दंड न्यायालय जारी करेगा। तो साक्षी के साक्ष्य के लिए जो तारीख लगी होगी वो जरूरी नहीं है उसके गिरफ्तार होकर आने की तारीख हो। साक्ष्य के लिए तिथि लगी हुई है, 15 दिन बाद गिरफ्तार होकर आ जा गया, ठीक है, तो जाएगा तो जेल ही। यदि जमानत नहीं मिली, ठीक है, वारंट का निष्पादन हो गया, भाई वारंट की अवधि कब तक है? 72 था, 70 था, 70, ठीक है, 70 सीआरपीसी था, 69 तक संबंध थे और 70 में अजमानती वारंट था। तो उसकी अवधि कब तक थी? या तो वारंट का निष्पादन हो या न्यायालय कैंसिल करे। वारंट का तो निष्पादन हो गया, गिरफ्तार हो गया, न्यायालय समक्ष उपस्थित था, अब तो वारंट भी नहीं है, अब तो वारंट ही नहीं है। निष्पादन ना हुआ होता तो कैंसिल भी हो सकता था, अब तो कैंसिल हो ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। तो अब हो क्या? और जिस काम के लिए इसे हमने गिरफ्तार कराया वो काम आज की डेट पर होना नहीं है, और ये हमारी मनमानी नहीं कि हम आज की डेट पर कर लें। कैसे कर लें? साक्षी का अभिलेखन तो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा। आज जब डेट ही नहीं तो अभियुक्त कहां से होगा कोर्ट में, या उसके अधिवक्ता कहां से होंगे? इनका क्या करें जो गिरफ्तार होके आ गए? अभी तो ये जेल ही जाएंगे, अभिरक्षा लेना पड़ेगा। और अगर इन्हें जमानत देनी तो प्रोविजन भाई कहां से लाएं? प्रोविजन कहां से लाएं? तो प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जमानत कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम उठाएं जेब से निकालें आपको दे दें, उसका तो विधिक अधिकार होना चाहिए। तो यही सेक्शन काम आएगा किन मामलों में? जो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है और न्यायालय के समक्ष है। अगर यहां न्यायालय शब्द नहीं होगा, मजिस्ट्रेट शब्द हो गया या वे शब्द हो गए जो शब्द 437 में है। कल हम लोग गड़बड़ ये कर रहे थे कि 436 के बाद 436A पढ़े ले रहे थे, और 436A में भी न्यायालय शब्द ही होना चाहिए, क्योंकि 436A की जो पोजीशन है वो भी किसी भी न्यायालय के समक्ष एराइज हो सकती है। इसलिए 436A में भी न्यायालय था और 437 की बजाय 436A पढ़ रहे थे, जबकि वो शब्द 437 में लिखे हैं, जो वर्तमान में अब 470 हो गई है, वो शब्द उसमें लिखे हैं, इसलिए कल मिल नहीं रहा था। तो ये दशा कि वो व्यक्ति जो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है वो किसी भी न्यायालय के समक्ष हो सकता है, क्योंकि वारंटी किसी भी न्यायालय के समक्ष हो सकता है। भरण पोषण की धनराशि जिसने नहीं दी वो किसी भी न्यायालय के समक्ष हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है ये किन्हीं भी न्यायालयों के समक्ष हो सकते हैं। इसीलिए यहां न्यायालय शब्द का प्रयोग किया गया है कि 436 या 478 द्वारा प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके द्वारा जो प्रदत्त अधिकारिता है वो हर न्यायालय के द्वारा
हर न्यायालय मीनिंग कर भाई जिन्हें दंड न्यायालय माना गया है। कहां? धारा 6 में। उन प्रत्येक दंड न्यायालयों द्वारा इस अधिकारिता का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जमानत मिलेगी जो जमानत मांग रहा है और अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है, उस प्रत्येक व्यक्ति को जमानत मिलेगी। दूसरी बात आपसे यह भी कही गई थी कि जब व्यक्ति जमानती अपराध का अभियुक्त है तो सेक्शन 50 सीआरपीसी था, वो ये कहता था कि क्या करेंगे, जब आप गिरफ्तार करेंगे जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से तो उसे इन्फॉर्म करेंगे। इंफॉर्मेशन देना यह हमारी ड्यूटी है, हमारी मीनिंग देयर बाय अरेस्टिंग अफसर की। अब उस इंफॉर्मेशन के देने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन पर काम करेगा नहीं करेगा ये उसका मन है। वो अगर जमानती अपराध के आरोप पर गिरफ्तार होने के बावजूद और हमारी इंफॉर्मेशन दे देने के बाद भी जमानत नहीं देता तो हम थोड़े में उसे छोड़ देंगे, जब देगा तभी तो छोड़ देंगे। बस इसी फ्लॉ का, कानून की इसी विसंगति का लाभ पुलिस उठाती है। वो एक लाइन केस डायरी में लिख देते हैं कि हमने इनसे जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया, इन्होंने कह दिया तुम्हारे जैसे जाने कितने घूमते हम तो देंगे ही नहीं, ऐसे छोड़ना हो तो छोड़ दो बस, ठीक है, और आपको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर देते। अब आप कहेंगे कि सब प्रक्रिया में संशोधन कर देना चाहिए और जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, ठीक है, इसके बारे में माना जाना चाहिए कि उसने जमानत देने की कोशिश की होगी। तो आप भी इतने सीधे कहां हैं, आप भी तो इतने सीधे नहीं हैं। आप पुलिस को फिर जमानत देंगे ही नहीं और कह देंगे हमने तो दी थी, वो तो इनने खा ली होगी, फिर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार भी करे और तुम्हारी जमानतियों का भी इंतजाम करे, ठीक है, फिर तुम कौन से इतने अच्छे हो। लोकतंत्र में आपको पुलिस सरकार सब कुछ वैसी ही मिलती है जैसे आप खुद है, ठीक है, बस इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती कि चाहे लोकतंत्र हो और चाहे पुलिस हो, ठीक है, चाहे सरकार हो, कुछ भी हो, सब आपको वैसा ही मिलता है जैसे आप खुद हैं। आप खुद बेहद झूठे मक्कार इस किस्म के हैं, इसीलिए आप ही में से पुलिस जाती है। पुलिस कोई ऊपर से उतरती है, ये पुलिस स्पेशली भगवान पैदा करते हैं, नहीं सब ये पुलिस बनेंगे, चाहते तो आप ही में से हैं, तो जैसे आप हैं वैसी पुलिस है। तो ये वो आवश्यक बुराई है जिसे खत्म किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। उन्हें गिरफ्तार करना होता तो वो ये लिख देते हैं कि इन्हें दी नहीं, हमने इंफॉर्मेशन दी, इन्हें दी नहीं जमानत, हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब वो आपसे पैसे ले लेते तो ये लिख देते हैं कि हाँ इन्हें दी जमानत, हमने इन्हें दे दी क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था, ठीक है, तो वो ये लिखते हैं। और ये ऐसी बुराई है जिसे खत्म किया ही नहीं जा सकता, ये नहीं खत्म हो सकती, ठीक है। तो इसलिए जब नहीं खत्म हो सकती तो ऐसे ही चलेगी। तो वो व्यक्ति जो बेलेबल ऑफेंस के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, उसे भी ये हमने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आपके मन में सवाल उठेगा कि जब सेक्शन 50 है तो जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति कभी न्यायालय के समक्ष आएगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसे अरेस्ट कौन करेगा, कोई पुलिस अधिकारी। और यहां लिखा है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से कोई भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा
वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, यह न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, यह लाया जाता है, और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के तौर पर गिरफ्तार हुआ और वो ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है और सेक्शन 50 के मुताबिक पुलिस अधिकारी को तो सूचना भी देनी है कि तुम पर आरोपित अपराध जमानती और तुम चाहो तो जमानत दे सकते हो, और वो अगर जमानत दे रहा है तो 436 के मुताबिक इस अधिकारी का कर्तव्य है कि वो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये व्यक्ति आखिर न्यायालय के समक्ष आएगा ही क्यों? तो इसलिए हमने ये बात रखी आपके सामने कि ऐसा व्यक्ति भी न्यायालय के समक्ष आता है, क्योंकि सेक्शन 50 में सिर्फ यह कहा गया कि इंफॉर्मेशन देंगे, ये नहीं कहा गया कि इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर ये जमानत न भी दे तो भी छोड़ देंगे, ये नहीं कहा गया। इसलिए वहां इंफॉर्मेशन देंगे और फिर जैसा होता आया है वैसा ही होगा। अब एक सवाल और उठता है, मानिए एसएचओ ने इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट उसने बेल बॉन्ड भी दे दिए और यह अधिकारी के वृक्षा छूट गया। कालांतर में जब विचारण के लिए, क्योंकि जमानत पर छूटेंगे मतलब छूटना तो नहीं है, उसमें तो शर्त यह होती है कि विचारण के लिए जब भी न्यायालय द्वारा दिनांक नियत किए जाएंगे तो उन नियत दिनांकों पर सुनवाई के लिए, विचारण के लिए आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। जो बेल बॉन्ड्स हैं उनकी भाषा भी यही होती है। तो ये छूट तो नहीं गया, इसे न्यायालय आना तो पड़ेगा। तो न्यायालय के समक्ष जब आएगा तो क्या न्यायालय से इसे दोबारा जमानत लेनी पड़ेगी, या वो बेल बॉन्ड जो अधिकारी की अभिरक्षा में होने पर इस व्यक्ति ने दिए थे और जिनके आधार पर अधिकारी ने इसे जमानत दी थी, वही जमानत मान ली जाएगी? इस विषय पर उच्च न्यायालयों में मतभेद है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मत है कि वही जमानत मानी जाएगी, दोबारा बेल बॉन्ड देने की या दोबारा बेल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भिन्न मत है, और वो हम लोग चूंकि उसी के अधीन है, इसलिए कचहरी में यही होता है कि बेल बॉन्ड, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में बेल थाने से ही मिल जाती है, लेकिन वहां भी हमें बेल करानी पड़ती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मत यह है कि अपराध में जमानत देने का हक न्यायालय का है, उस न्यायालय का जो विचारण करेगा। इसे फ्रेश बेल बॉन्ड देने पड़ेंगे, यानी दोबारा जमानत मांगनी पड़ेगी, और चूंकि मांगेंगे आप तो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है, तो आपको जमानत दी ही जाएगी, और दी ही जाएगी तब आपको दोबारा बेल बॉन्ड देने पड़ेंगे। ऐसा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मत है, जिस वजह से हम लोग यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जुडिक्शन में होने के कारण यहां डेली कराते हैं। कल हमने चर्चा इस बात पर भी की थी कि 3 शब्द हैं, गिरफ्तार किया जाता है, हाजिर होता है या लाया जाता है। तो गिरफ्तार और लाया जाना, ये दोनों बातें आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ठीक है, गिरफ्तार भी आप अपनी इच्छा के विरुद्ध होंगे, और लाए जाएंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष तो भी। लाए जाने की बातें क्यों लिखी? इसलिए लिखी कि गिरफ्तार हमने कर लिया, क्योंकि आप ऑफेंस बेलेबल होगा, लेकिन कैसा था? कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेबल था, हमने आपकी गिरफ्तारी उचित जानी, हमने कर ली। तो हम पे जो बर्डन था वो तो इतना ही था कि हम इंफॉर्मेशन देंगे, आपको दे दी। इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट बेल बॉन्ड आपने दिया ही नहीं, तो जब दिया ही नहीं तो हम करें क्या? तो सेक्शन 57 की कंप्लायंस होगी सीआरपीसी में। 24 घंटे के अंदर अगर अन्वेषण समाप्त नहीं होता तो
अगर समाप्त हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तब हम पुलिस रिपोर्ट लेके आएंगे, ठीक है। और समाप्त नहीं हुआ तो हम 167 भी आएंगे, ठीक है ना। तो हम लेके अंततः तो आएंगे ही। तो लाया जाता है, अगर ये शब्द नहीं लिखे होंगे तो लाएंगे कैसे हम, ठीक है। इसलिए गिरफ्तार करता है या लाया जाता है, दोनों शब्द लिखे, और या आप हाजिर होते हैं। गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन पुलिस रोज आपके आ रहे, तो आप हाजिर होते हैं न्यायालय के समक्ष, और आप अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है। आप साक्षी हैं, आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट, आप न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए, आपने वारंट के रिकॉल के लिए एप्लीकेशन दी, खारिज कर दी गई, क्योंकि वारंट के रिकॉल के लिए आप एप्लीकेशन दोगे, जरूरी तो नहीं है, आप साक्षी हो तो साहब कोई स्पेशल स्टेटस आपको मिला है कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, खारिज कर दी गई, अब तो हम आपको कस्टडी में लेंगे, ठीक है। तब आप बेल कैसे मांगोगे, तो बेल के लिए यही सेक्शन है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकली जब आप इस सेक्शन का प्रयोग करें तो फिर पूरी हिम्मत से लड़ें, क्योंकि जब आप वहां पूरे इस सेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको घंटे भर तो कम से कम लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां भी जानता कोई नहीं है, न कोई मानेगा आपकी। थोड़ी पहले तो आपको हड़काने की कोशिश चलेगी, वही जॉली एलएलबी पिक्चर में बिल्कुल फैक्ट सिचुएशन दिखाई है, दोनों, चाहे पार्ट 1 देखिए चाहे पार्ट 2, उसमें आप देखते हैं कि जो डिफेंस एडवोकेट हैं, ठीक है, वो नामवर वकील है और वो सरासर गलत बात कह रहे होते हैं, फिर भी कोर्ट उन्हीं को उनसे बड़े अच्छे से बात करता है कि अरे भाई, अरे आप थोड़ा दब जाइए। और जो इधर का है प्रोसिक्यूशन साइड में, वो चूंकि नया है तो गलती उसकी नहीं होती, फिर भी उसे हड़काया जाता है कि यार 2 बातें इनसे ही सीख लोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा। इस टोन में जज साहब उससे बात करो, तो यही स्थिति वहां होती है, यही स्थिति वहां होती है कि अगर आप जूनियर हो और सही कह रहे हो तो भी आपको हड़काने की कोशिश होगी, और आप सीनियर हो तो गलत भी कह रहे हो तो भी हे होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकली इसको मांगो तो पूरी हिम्मत से फिर मांगना, ये नहीं कि पीछे भी रटो, कुछ नहीं लिखा है, वो कहेंगे हम खारिज कर देंगे, कर दो। ये तो वहां ये भी धमकी मिलती है कि आप वापस नहीं लोगे तो हम खारिज कर देंगे, तो कह दो कर दो भाई, खारिज तो कर दोगे, ये क्या कर दोगे भाई, खारिज कर दो, जो आप हमें बता रहे हो यही लिख दो, खारिज कर दो। फिर अंततः वही होगा जो यहां लिखा है, अंततः और कुछ नहीं हो सकता, अंततः तो यही होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हाजिर होता है, तो हाजिर तो आप अपने आप होंगे, और आप हाजिर हुए तो ये न्यायालय को बताएंगे कैसे कि हम हाजिर हो गए, और हमने अपने आप को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया है, और न्यायालय अब अपने विधि अनुसार हमसे व्यवहार करने को स्वतंत्र है। इसकी सूचना देने के लिए आप कचहरी में जो फाइल करते हो उसी का नाम सरेंडर एप्लीकेशन होता है, और वो कहां लगती है, इसी सेक्शन में लगती है, इन शब्दों के प्रभाव से कि हाजिर होता है या लाया जाता है, ठीक है। तो आप 478 सबसेक्शन 1 में ये सारी चीजें मांगते हो। अब जब आप हाजिर हो गए तो जमानत ली जाएगी, ठीक है, जमानत पर छोड़ा जाएगा, जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो जमानत में आपके प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित बंधपत्र ये मांगे जाएंगे, ये न्यायालय की अपनी इच्छा है, वो आपसे प्रतिभूओं सहित बंधपत्र मांगे या प्रतिभूओं रहित। प्रतिभूओं रहित मांगे तो खाली आपका पर्सनल बॉन्ड ये मांगा जाएगा, जिसे कचहरी भाषा में निजी मुचलके पर छोड़ा जाना कहा जाता है। पर्सनल माने निजी और बॉन्ड माने मुचलका,
ठीक है, और प्रतिभुओं सहित यानी श्योरिटीज ये भी मांगे जा सकते हैं। नॉर्मली वहां श्योरिटीज ही मांगते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब उसके समक्ष क्या होगा, प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं रहित बंद पत्र जैसे उसने अपेक्षित किए हैं निष्पादित कर दिए जाएंगे, तब वो व्यक्ति जो अब तक अभिरक्षा में था उसे अभिरक्षा से उन्मोचित कर दिया जाएगा। दोष मुक्त नहीं, क्योंकि दोष मुक्त हो भी नहीं सकता, उन्मोचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अभिरक्षा का जो भार उस पर अभी तक था उस भार से उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है, ठीक है, यह जमानत देने में निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, यानी निर्धनता के कारण जमानत देने में असमर्थ है, तो उससे प्रतिभुओं रहित बंद पत्र ही मांगे जाएंगे, ये नियम है। लेकिन कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं, इसकी जांच के लिए उसने स्पष्टीकरण में कहा कि जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से 7 दिन के भीतर भी जमानतियों का इंतजाम नहीं कर पाता, यानी अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर ऑफिसर सहृदय नहीं है, सहृदय तो पहली बार में प्रतिभुओं रहित मांग लेगा, लेकिन अगर कठोर हृदय है तो 7 दिन तो आपको जमानत जेल में रहना पड़ जाएगा, उसके बाद ही आप अपने बंद पत्र पर हिरासत से छूट सकेंगे। और फिर सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर आप नहीं आए तो आपसे व्यवहार फिर 478 सबसेक्शन 2 में होगा, और जब 478 सबसेक्शन 2 में व्यवहार होगा तो ऐसा व्यक्ति जब हाजिर होगा, गिरफ्तार करके लाया जाएगा तो जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है ना, नहीं छोड़ा जाएगा मतलब छोड़ने से इनकार कर सकेगा, ये शब्द है। नहीं छोड़ा जाएगा कोई नियम नहीं है, छोड़ा ही जाता है। और अगर इनकार किया गया तब तो निरस्ती हो जाएगा मसला, आप जाएंगे ही जेल। लेकिन इनकार न भी किया तो भी जो पिछली सीआरपीसी में 446A थी वो इस बात को प्रावधानित करती थी कि अगर इनकार नहीं भी किया तो पहली बार जो आपने जमानतें प्रस्तुत किए थे, प्रतिभुओं सहित तो प्रतिभुओं रहित बंद पत्र प्रस्तुत किए थे, वे स्वतः कैंसिल समझे जाएंगे, अर्थात उनके आधार पर अब आप नहीं छोड़े जाएंगे, आपको नए प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र देने होंगे। तो ये सारी बात थी जो कल बहुत स्पष्ट नहीं हो सकी, उसका कारण मेरे मन की दशा थी, नहीं हो सका। तो आज वो बात सारी हमने सामने रखी। अब इसके बाद 436A जो वर्तमान बीएनएसएस में 479 हो गई। लेकिन इससे पहले 2-3 बातें यहीं पर समझ लेनी जरूरी है। देखिए, जब आपसे मेंस पे सवाल होते हैं बेल पे, तो बेल पे फिर सवाल ऐसे नहीं होते हैं। जो सवाल होते हैं कि किन किन मामलों में जमानत ली जाएगी, ठीक है, किन किन मामलों में जमानत ली जाएगी। दूसरा सवाल बनता है अजमानती अपराध की दशा में अभियुक्त को जमानत देने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तीसरा सवाल होता है जमानत की निरस्तीकरण के संबंध में न्यायालय की और थाने के भार साधक अधिकारी की शक्तियों में क्या कोई फर्क है, यदि हां तो क्या। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की जमानत देने की शक्तियों का ठीक है, शक्तियों की व्याख्या करिए, और सेशन न्यायालय की, उच्च न्यायालय की नहीं, और सेशन न्यायालय की जमानत के निरस्तीकरण के संबंध में जो शक्तियां हैं उनकी व्याख्या करिए। सेशन न्यायालय की पूछता है, उच्च न्यायालय की नहीं। अग्रिम जमानत के संबंध में क्या नियम, ऐसे सवाल बनते हैं। सेशन न्यायालय की क्यों पूछता है निरस्तीकरण के संबंध में, इसलिए क्योंकि आप हमेशा गलत अंदाज लगाते हैं
और कानून की दुनिया में आपका अंदाजा हमेशा गलत होता है। स्थिति यह है कि सेशन न्यायालय किसी में उच्चतम न्यायालय शामिल है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह कि भले कह दो किसी भी न्यायालय, आप तो पूछते कि सुप्रीम कोर्ट भी, अरे जब किसी भी न्यायालय कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आ गया ना। ठीक है आदत में है, ठीक है वही कि सबसे अंतिम बस कब जाएगी, उन्हें 7 बजे बोले उसके बाद। अरे जब सबसे अंतिम है वो, तो उसके बाद कैसे हो सकती है? आपने खुद कहा कि सबसे आखिरी बस कौन सी जाएगी, हमने कहा 7 बजे। अब आप पूछ रहे उसके बाद, तो गुस्सा आती रही, खींच के थप्पड़ इनके मुंह पे जाने दो। ठीक है, अजीब आदमी की आदत है। जैसे मानिए विटनेस आया, हमने फोन किया वकील साहब को कि देखिए विटनेस आ गया है, आप आ जाइए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। बैठा, तब क्या होगा, उनके मुंशी आएंगे, फिर वो हमसे पूछेंगे क्या गवाह आया है। अब देखिए हमने फोन किया है, उनके मुवक्किल को भेजा है बुलाने कि आइए क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, और फिर उनके मुंशी जी आएंगे और वो हमसे सवाल करेंगे कि क्या गवाह आया है। तो क्या आप पागल हो गए? फिर आप झल्ला जाते हैं, फिर पूछते नहीं हम पागल, गवाह थोड़े आए, पागल हो गए थे, हमारे फोन में ज्यादा पैसे थे, खर्च करने थे, तो अभी हमने आपको फोन किया, गवाह थोड़े आया, ऐसे ही चबड्डूम कर दिया फोन। अजीब सवाल है आदमी के। वही जैसे अरुण जब नहीं बताते, बोले एक आदमी घंटाघर पे, ठीक है, अपने घड़ी संभाल लाता, नीचे बोले क्या घड़ी संभाल लो, तो नहीं आंखें कमजोर हैं, चढ़ के देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। अजीब बेवकूफी का सवाल है यार, घंटाघर पे चढ़े हैं तो हम घड़ी ही संभाल रहे होंगे। बोले क्या घड़ी संभाल रहे? बोले ना आंखें कमजोर हैं, चढ़ के टाइम देख रहे हैं। इस टाइप के सवाल है। ठीक है, तो क्या है सचिव न्यायालय, इसके जमानत के निरस्तीकरण की शक्तियां ये हैं कि किसी भी न्यायालय के द्वारा आपको जमानत दी गई हो, अगर आपने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो सेशन कोर्ट आपकी जमानत खारिज कर देगा। ठीक है, कोई कोर्ट। ठीक है, इसीलिए आपसे जब भी क्या पूछा जाता है कैंसिलेशन के संबंध में, तो सेशन कोर्ट की ही शक्तियों के संबंध में बात की जाती है। और जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब हम लोग देखेंगे भी। हां देखिए 483 सबसेक्शन 3 लिखा है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका, इस अध्याय के अधीन, ठीक है, जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। लेकिन एक चीज समझ लें, अपने कथन में हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को सेशन कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता। कारण यह कि उच्चतम न्यायालय इस अध्याय के अधीन जमानत देता ही नहीं। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय अगर जमानत देगा आपको तो अंडर आर्टिकल 32 देगा, अंडर आर्टिकल 142 देगा। ठीक है, इस अध्याय के अधीन उच्चतम न्यायालय जमानत दे ही नहीं सकता। इस अध्याय के अधीन जो जमानत देगा या तो उच्च न्यायालय देगा या सेशन न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय। इस अध्याय के अधीन जो जमानत आपको मिलेगी वो सेशन कोर्ट कैंसिल कर सकता है, दी किसी ने हो। ठीक है, ये एक विशेष बात होती है, इसीलिए सेशन कोर्ट की आपसे पूछी जाती है। अब सवाल यह उठता है, आपसे यह सवाल होता है किन मामलों में जमानत ली जाएगी। तो आपको हर उस सेक्शन की चर्चा करनी होती है जहां जमानत मना ही नहीं हो सकती। ठीक है, हर उस सेक्शन की चर्चा आपको करनी होती है। तो पहला तो सेक्शन यही हो गया 478। इसके अलावा 167 सबसेक्शन 2 जो
पूर्व की सीआरपीसी में 167 सब सेक्शन 2 इसका प्रतिस्थापित कौन सा सेक्शन हुआ है वो देख लीजिएगा, 187, 187 सब सेक्शन 2। वहां आपको जमानत मना ही नहीं हो सकती। वहां क्या लिखा है, 187 सब सेक्शन 2 हम लोग खूब पढ़ चुके हैं, 187 सब सेक्शन 2 खूब उस पर बात हो चुकी है कि व्यक्ति जब गिरफ्तार हुआ है 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ है, धारा 57 की अपेक्षा के अनुसार उसे लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, और जब आप लाएंगे तो 167 सब सेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये देखेगा कि गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है या नहीं, और जो अगर गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है तो वो उसे किसी भी ढंग की अभिरक्षा के सुपुर्द कर सकता है, और जब वो अभिरक्षा के सुपुर्द होगा तो जमानत आपका मांगने का जो हक है वो किससे गवर्न होगा, 478, 480, क्योंकि अजमानती अपराध के आप अभियुक्त हो तो 480, और जमानती के हो तो 478, क्योंकि तब आप अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति इस स्टेटस में हो। ठीक है, लेकिन आपको जमानत नहीं मिली वहां और आप अभिरक्षा में चले गए। आप सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो वहां भी हो सकता है आपको जमानत ना मिले। लेकिन 187 सब सेक्शन 2 एक व्यवस्था करती है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उन मामलों में जिनमें सजा 10 साल या उससे अधिक मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, 90 दिन के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं किया, और ऐसे मामले जिनमें सजा 10 साल से कम ये है, 60 दिन के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं किया, तो आपको जमानत दी जाएगी। ठीक है, फिर कोई इनकार नहीं हो सकता। 90 दिन की अवधि और 60 दिन की अवधि की गणना में उच्चतम न्यायालय का मत यह है कि जो मजिस्ट्रेट के यहां लाने से पूर्व पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में आप रहे हो, वो समय निकाल दिया जाएगा। यानी जिस दिन पहले दिन रिमांड होगा आपका मजिस्ट्रेट के यहां, गणना उस दिन से होगी। और जो साधारण खंड अधिनियम है उसमें क्या कहा कि 90 पूरे दिन होने चाहिए। पूरे 90 दिन का मतलब यह हुआ कि एक दिन या तो इधर से हटा दीजिए या एक दिन लास्ट में उधर हटा दीजिए। यानी जैसे आज मजिस्ट्रेट का रिमांड हुआ तो कल से गिनना शुरू करिए पूरे 90 दिन, क्योंकि आज रिमांड आधे दिन पे आया होगा। ठीक है ना, दिन तो कब से शुरू हुआ, रात में 12 बजे से, तो रात में 12 बजे मजिस्ट्रेट का कोर्ट तो नहीं खुला था। ठीक है, तो या तो इधर हटा दीजिए या उधर हटा दीजिए। ठीक है, तो एक दिन एक्सक्लूड करेंगे, और ऐसे पूरे 90 दिन की गणना करने के बाद अगर अन्वेषण अभिकरण ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की है, यानी अन्वेषण का समापन करके पुलिस रिपोर्ट नहीं आई है, तो जमानत दी जाएगी। तो किन मामलों में जमानत दी जाएगी? उसके अलावा एक स्थिति जो हम लोगों ने कहा देखी थी, 437 सबसेक्शन 5 या 6 थी, 400 देखें, 437 कितनी हो गई, 480 हुई ना। ठीक है, तो 480 सबसेक्शन 6 या 6 इसमें कहता है, अब यह है 437 में, लेकिन अगर 437 सीधे उन्होंने पूछ दी कि अजमानती अपराध की दशा में जमानत की जो शक्तियां हैं वो वर्णित करिए, तब तो आप 6 यहां लिखोगे। लेकिन अगर उन्होंने ये पूछा किन मामलों में जमानत ली जाएगी, तो आपको 478 भी लिखनी है, यानी 436 भी लिखनी है, 167 सबसेक्शन 2 यानी 187 सबसेक्शन 2 भी लिखनी है, और 437 सबसेक्शन 6 यानी 480 सबसेक्शन 6 भी लिखना है, क्योंकि यहां लिखता है कि जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गया उसे 60 दिन के भीतर अगर विचारण की कार्यवाही पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो और व्यक्ति जमानत पर देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये शब्द लिखे। यद्यपि आगे यह भी लिखा है
कि यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट ये विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए था, तो वह धारा 1 अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट, अरे कहां पढ़ने लगे हम, 480 पढ़ना है, जाने क्या पढ़ने लगे। हाँ, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में यदि व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पूरा नहीं होता, यदि ऐसा व्यक्ति संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा हो, तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे साक्ष्य देने के लिए प्रथम तारीख, साक्ष्य देने के लिए प्रथम तारीख कब आएगी? आरोप की विरचना के बाद आएगी, ठीक है ना। इसीलिए कहा आरोप की विरचना से 60 दिन, ठीक है। तो उसे जमानत पर तब ऐसे कारणों जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे, ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश दे और नहीं तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये और इसके अगले वाली धारा भी यानी 487, यदि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति विचारण पूरा हो गया और मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि ये अजमानती अपराध का दोषी नहीं है, भले ही जमानती अपराध का या अन्य किसी अपराध का है, अजमानती अपराध का दोषी नहीं, तो भी उसे जमानत पर छोड़ देगा। क्या कहता है देखें, यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, ऐसे यानी अजमानती अपराध का दोषी नहीं है, बाकी किसी अपराध का हो तो हो, ठीक है, और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं सहित बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा। यानी अगर आपसे यह सवाल हुआ है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, यह सवाल हुआ है, तो आपको जिन सेक्शंस को कोड करना है वो कौन कौन से? 478, 436 यानी कि 187 सबसेक्शन 2 या 167 सबसेक्शन 2, 437 या 480 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7, इतने आपको कोड करने। और अब जरा अपने अपने दिलों पर हाथ रखिए और फिर बताइए कि कितने किए थे जब एलएलबी में लिखा था, ठीक है। 1/6 भी नहीं, ठीक है, और फिर भी नंबर मिले 20, इसका मतलब क्या हुआ कि काफी गलत चेक होती है, ठीक है। अगर सही होती तो हम में से कोई हमारे सहित पास नहीं हुआ होता, ठीक है। एलएलबी में डिग्री बट रही है, जाइए और ले लीजिए, बस समय 5 साल वहां लगता है या 3 साल लगता है, जो भी है, बाकी डिग्री बट रही है, चाहे जो कोई ले ले। लेकिन डिग्री ले लेने के बाद बड़ी दिक्कत है, वो भी तब जब जमीर जिंदा हो, जमीर जिंदा ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो है फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या है, कोई कुछ कहे हमें क्या है, न्याय करना, कानून के मुताबिक काम करना, ये मेरी ड्यूटी है तो अदालत की भी तो है, ठीक है। हम नहीं कर रहे तो अदालत तो करेगी, ठीक है भाई, कानून के मुताबिक काम करना मेरी ही ड्यूटी थोड़ी है, वो तो अदालत की भी है। तो अगर कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो उनकी भी तो गलती है, तो करेंगे ही। तो कानून के मुताबिक काम होता रहता है और हम बहुत से जीते रहते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमें ठीक होना चाहिए, तब फिर पास होने के बाद बड़ी दिक्कत, ठीक है। तो अब इसके बाद 436A जो पूर्व में थी, और अब कौन सी हो गई? 479। इसका मार्जिनल नोट ही बता रहा है कि ये किस स्थिति को अपने में समाहित करेगी। कहता है अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन, दोषी नहीं कहा, क्योंकि दोषी को तो फिर जमानत है ही नहीं, ये तो अपील में जाए तो अपीलेट कोर्ट देगा,
क्योंकि वो बात अलग हो गई और अपील में नहीं गया। अपील में अगर चला गया तो दोषसिद्ध भले ही कहा जाए, लेकिन माना तो विचाराधीन ही जाएगा। लेकिन तब ये सेक्शन लागू नहीं होगा, तब तो अपील के ही सेक्शन लागू होंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि विचारण तो समाप्त हो गया, अपील चल रही है। तो यहां विचाराधीन बंदी के बारे में बात की और कहता है अधिकतम अवधि, मैक्सिमम कितना विचाराधीन बंदी को जेल में रखा जा सकता, और ये विचाराधीन अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता, मीनिंग देयर बाय यहां उल्लिखित अवधि के बाद विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया ही नहीं जा सकता। जो लिखा है उसे ठीक से पढ़ना चाहिए कि निरुद्ध किया ही नहीं जा सकता, शक्ति ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। निर्योग्यता है किसमें? सारे तंत्र में। अगर हाफिज के क्लासिफिकेशन से देखेंगे तो यहां निर्योग्यता आ गई है, और ये विचाराधीन बंदी में विशेषाधिकार आ गया। विशेषाधिकार के अगेंस्ट निर्योग्यता होती है। तो यहां जो अधिकार विचाराधीन बंदी को मिल रहा है वह हाफिज के क्लासिफिकेशन के मुताबिक विशेषाधिकार की सूरत का है, और ये अधिकार क्या कह रहा, इस पर कल बात करेंगे। देखिए